अंबाला दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल का गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के शहजादपुर में जनसंवाद किया। खुला दरबार लगाकर सीएम मनोहर लाल ने जन समस्याएं सुनी, तो वहीं जनसंवाद से पहले सीएम ने रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। यहां सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और आम जनता की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा दी गई। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की। फरीदाबाद के प्रतला विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि लगातार बीजेपी पहले बूथ स्तर पर काम करती थी, लेकिन अब पन्ना प्रमुख तक काम किया जा रहा है, जिससे बीजेपी जमीनी स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है। वहीं हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर धनखड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के पास टैक्सी है और टैक्सी में कितने भी डिप्टी सीएम भर सकते हैं। आज कंप्लीट हो गए हैं पूरे हरियाणा में, केवल 15 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बचे हैं, जिसमें से एक फरीदाबाद का भी बचा है जी। 29 तारीख को ये वो भी एनआईटी का 22 को करना चाहते थे, मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो 29 तारीख को ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ का करेंगे। आने वाले मैं कहूँगा कि महीने भर में, थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं कि हम जैसे बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी अभी राजस्थान में है, महीने भर में सब 15 के 15 को पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे इस बात का आनंद है कि हमारा इतना बड़ा कैडर और इस लेवल का कैडर है, पहली बार हम हरियाणा में खड़ा करने में सफल हुए हैं। पहले हम थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी जातियों को साधने और अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए प्रलोभन दे रही है। कहा कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री संभव नहीं। कांग्रेस पार्टी आपस की गुटबाजी और फूट को नहीं संभाल पा रही। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने निष्ठा से ड्यूटी करें, इसके लिए विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है। कर्मचारी के समय पर आने से जनता को भी लाभ मिलता है। तो खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम बनाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपस की गुटबाजी और फूट को ही नहीं संभाल पा रही। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारी से अपील की है कि वे निष्ठा से अपनी ड्यूटी करें और विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है, ताकि कर्मचारियों के समय पर आने से जनता को भी लाभ मिल सके। देखो, इससे ये साबित होता है कांग्रेस के अंदर कि जातियों को साधने के लिए और कमजोर पार्टी की स्थिति को देखते हुए इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। और ये संभव भी नहीं है कि 4 एक छोटे से प्रदेश के अंदर 4 उप मुख्यमंत्री हों। लेकिन हुड्डा साहब ने कई लोगों को भगाने का, प्रलोभन देने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपस में इतनी फूट है, आपस में इतना गुटबाजी है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर समालखा पहुंचे। इस दौरान उनके निवास पर कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे बजाकर छोक्कर जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। छोक्कर ने कहा, आपका भाई, आपका बेटा टूट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। छोक्कर ने कहा, मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुझे न्याय मिला। आपको बता दें कि पिछले दिनों धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड के बाद धर्म सिंह छोक्कर फरार चल रहे थे।
कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद धर्म सिंह छोकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाडवा में शराब के ठेके पर हवाई फायरिंग करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 7 सितंबर को हिनौरी चौक के पास शराब के ठेके पर हवाई फायरिंग उसने की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ठेके पर हवाई फायर करने और अवैध असला रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लाडवा कस्बे में शराब के ठेके पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 सितंबर को हिनौरी चौक के पास स्थित शराब ठेके पर उसने हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध असला रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ समय में 2 वारदात जो थी वो ठेके पे गोलियां चलने की थी, जो कि उनका आपस में मतभेद चल रहा है दोनों पक्षों का। तो उसमें विपिन महंत वगैरह के जिनके ठेके हैं, जो इसके अंदर अभी पीछे 7 तारीख को, जो 7/9/2023 को रात के समय में 3 लड़के मोटरसाइकिल पर मुंह ढककर आए और उन्होंने ठेके पे फायर किया। भिवानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा हालातों की बात करें तो 105 मरीज हो गए हैं। वहीं वायरल भी तेजी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मरीजों को देखते हुए सामान्य हॉस्पिटल में सीएमओ ने रेड मारी और चिंता व्यक्त की है। हॉस्पिटल में मरीजों की मैनेजमेंट सही तरह से नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। सीएमओ ने कहा कि एक बेड पर 2-2 मरीज लेटा रखे हैं, जो कि गलत है। लेटरिन बाथरूम के आगे खड़ा रहे, उसको समय समय पर सफाई करे, दुर्गंध ना आए, और जो पार्किंग की व्यवस्था है ये भी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ठीक बना करके रखें। जैसे कि अभी भी मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था कि वो इसमें ध्यान दे कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है कम से कम वहां पर वाहन खड़े ना करें, जो प्रॉपर जगह बना रखी है वहीं पर वाहन करें। वैसे तो हमारी पार्किंग की समस्या है, लेकिन आने जब तक नहीं होती तब तक हम सिस्टम को सुधार करके ही उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो 2-3 मुद्दे थे जिसकी वजह से आज हमने संडे में रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक गाय ने अफरा तफरी मचा दी। अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के चलते अच्छी भीड़भाड़ रहती है। काफी किसान फसल बेचने आते थे। अनाज मंडी की गेट नंबर 1 के पास अचानक की गाय ने रौद्र रूप ले लिया। उसने स्कूटी पर जा रही महिला को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और उस पर पैरों से हमला कर दिया। लोगों की भीड़ ने महिला को छुड़ाने की कोशिश की तो गाय ने उन पर भी हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस महिला की जान बचाई। कुछ सेकंड बाद ही अनाज मंडी में प्रवेश कर रहे एक बाइक सवार बुजुर्ग पर भी हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि इस पूरे हमले में किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। जहां पर एक गाय ने पहले तो महिला पर हमला किया और जब उसे रोकने की कोशिश की तो फिर लोगों पर भी उसने हमला कर दिया, जिसके बाद जब उसे मौके से भगाया गया तो फिर बुजुर्ग को भी उसने अपना निशाना बनाया। निकले हॉस्पिटल जा रही थी तो तभी हमारे इधर कोने में एक चाय वाला था, वो बोला रुक जा, लेकिन मैंने सोचा वो वैसे ही बोल रहे हैं तो मैं आगे निकल गई तो पीछे से देखा गाय आ रही थी तो मैं फिर स्कूटी फड़ के ऊपर भी कर ली, लेकिन वो स्कूटी के ऊपर भी आके और फड़ के ऊपर से पर लेकिन स्कूटी उल्टी गिरने से मेरा बचाव हो गया। अगर उस तरफ से गिरती तो मैं बचाव नहीं कर पाती। उस गाय ने जो नहीं इतना आतंक मचाया, कम से कम मंडी के अंदर 15 आदमी घायल कर दिए उसने आज। ठीक है,
और जो है लेडीज एक आई, उसके पीछे से बड़ी बुरी तरीके से भाग के आई, उसके पीछे से मार करके उसका खत्म उसको बांट दिया उसको। फिर वो जो है जीने में घुस गई, जीने में पहुंच गई गाय। कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज जीटी रोड मसाना में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने सांझी लगाकर विरासत सांझी उत्सव की शुरुआत की। सांझी उत्सव में 150 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये जानकारी विरासत सांझी उत्सव के संयोजक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने दी। उन्होंने बताया कि सुबह से ही सांझी लगाने वाली महिलाओं का विरासत हेरिटेज विजिलेंस में आना जाना रहा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सांझी लगाने के लिए महिला वृंदावन, उत्तर प्रदेश, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद के सभी जिलों से सांझी लगाने के लिए पहुंची। साथ ही कहा कि सांझी प्रतियोगिता में बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ युवा बालिकाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी सांझी प्रतियोगिता है, ये हमारे कल्चर है, जिसे हमारे बच्चों को इससे जानकारी मिलेगी कि हमारे हरियाणा में क्या कल्चर था। ये हमारे कल्चर को बढ़ाने के लिए सांझी प्रतियोगिता बहुत अच्छा काम किया गया है। इस सांझी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हूँ और मैंने सांझी बनाई है। इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इससे मैंने सांझी माता की ड्रेस और इसके गहने और चिड़ियाँ, टिकड़ियाँ, तोता वगैरह आदि सब चीजें पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। और आज 100 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर सांझी लगा रही हैं। पहला पुरस्कार 51,000 का है और समता विश्व की सबसे बड़ी सांझी 21 फुट की सांझी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं का पूरा हुजूम सांझी लगाने के लिए उमड़। हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहले नवरात्रि और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचकर शहरवासियों द्वारा आयोजित यज्ञ हवन में शिरकत की और यज्ञ में आहुति देकर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर निवर्तमान डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, टिप्परचंद शर्मा, विजेंद्र बंसल, पत्रकार ब्रजलाल शर्मा, राहुल गोयल, अतुल गर्ग सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे डिप्टी मेयर, हमारे मंत्री और सभी साथियों ने आज पहला नवरात्र उस नवरात्रि की बधाई और भगवान से बड़ा सबको कृपा बनाकर महाराजा अग्रसेन कृपा बनाकर सबके आशीर्वाद और सबके कारोबार, व्यापार जो मनोकामना सब झज्जर जिले के बेरी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर महाभारत कालीन माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माता के मंदिर में शीश नवाने पहुंचने लगे हैं। नवरात्रि के पहले दिन यहां माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी यहां की गई। रविवार का दिन होने की वजह से माता भीमेश्वरी देवी की प्रतिमा को खास तरह के लाल रंग की पोशाक और स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। इस अवसर पर झज्जर जिले के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी माता की सुबह की आरती में शामिल हुए और नवरात्रि की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। 9 दिन चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने मेला प्रबंधक द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। उसमें हिसार एयरपोर्ट का जैसा चर्चा की गई कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही
बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको चार चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से है। और यही कारण है वहां की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अब जब ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं। संयोग से जेवर एयरपोर्ट, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हमारा फरीदाबाद जिला वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजाय जेवर एयरपोर्ट से ज्यादा नजदीक है। नोएडा और जेवर यानी फरीदाबाद के जो विकास की बात है वो जेवर एयरपोर्ट के नाते सुनिश्चित है। अगर उसी कड़ी में हम देखें तो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा, जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेकर अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहां तक अंबाला का एयरफोर्स का स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहां हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो पाएगा। उसी में से जब विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जब विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में संयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्थाएं तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, उसमें कुछ रूट्स तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहां का भी रूट बन सकता है। जैसे मानो लखनऊ है, वहां का रूट भी बन सकता है। अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहां से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नजदीक के रूट ये सारे अगर खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है।
और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहां की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो हैं, वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है, ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा कि जहां कहीं एयरपोर्ट हो जाता है, उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो, स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है, उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला की सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहां के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीजों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है, वो भी भरपूर हमको मिल रहा है। जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी भी भरपूर मात्रा, जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपने मंत्री नितिन गडकरी जी को जो कहा, उन्होंने तुरंत उसको माना। मुझे लगता है कि शायद 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं हरियाणा में उन्होंने मंजूर किए हैं, काफी बन गए हैं और अभी बनने वाले हैं। इसमें हम अगर अंबाला से ही देखें तो ये 152D जो यहां से लेकर के कोटपुतली तक शायद 4 घंटे में कोटपुतली पहुंच सकते हैं, जो कभी 152 के अभाव में और शायद 10 घंटे 8 घंटे में वहां पहुंचते होंगे, आज वो सीधा यहां से पहुंचता है। अंबाला का अगर बाईपास की बात करें, जिस यात्री को चंडीगढ़ से चल करके अंबाला शहर के अंदर से गुजर करके हरियाणा में जाना पड़ता था, आज वो बाईपास से, जो हमारा पश्चिमी बाईपास है, तुरंत निकल के जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी बाईपास ये भी मंजूर हो गया, जो हमारे अंबाला से लेकर के और साहा तक के जाकर के और वो मिलने वाला है। तो ऐसी सब तरफ की जो नेशनल हाईवेज बने हैं, इससे हमारे इस इलाके के लोगों का हर प्रकार का लाभ और सुविधा इसको होने वाली है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि आज के अवसर पर जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसका लाभ आम नागरिक को होने वाला है और आम नागरिक अपने प्रदेश का प्रगति जो कर रहा है उसमें हमको संतोष है कि सारे देश के सब प्रांतों में हरियाणा का जो नागरिक है, उसकी व्यवसाय के नाते से, उसकी नौकरी के नाते से, उसके मजदूरी के नाते से, उसके उद्योग के नाते से, हर दृष्टि से उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और जहां तक हमारे जीडीपी के हिसाब से अगर हम गिने तो पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में हरियाणा के नागरिक का नंबर 1 पर है। मित्रों, आज 2,95,000 और पर कैपिटा इनकम ये हरियाणा की है, जो देश में किसी और राज्य की नहीं है। तो मित्रों, मैं तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः इस घरेलू हवाई अड्डे के अवसर पर आपको और यहां के नागरिकों को, जो निश्चित रूप से आपका एक योगदान भी रहा है, इसमें आपकी शुभकामनाएं जो मिली, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पुनः जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अंत्योदय उत्थान के लिए कृत संकल्प है, उनका पूर्ण पुण्यन हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब समय हो चला है साथियों कि इस कार्यक्रम की मीठी मीठी यादें हमेशा हम सभी की स्मृतियों में बनी रहें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा एसीएस महोदय डॉक्टर राजा शेखर सुंदरू जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह, इस कार्यक्रम की अच्छी यादें हमेशा रहें, क्योंकि ये अंबाला के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आप साथियों, जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग अभिनंदन ज्ञापित करेंगे। पुनः इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री शेखर विद्यार्थी जी से कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा
मैडम रेणु फुलिया जी से, कमिश्नर हैं अंबाला, कि वो हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी को, गृह मंत्री अनिल विज जी को जो है स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका भी अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं डीसी अंबाला डॉक्टर सालीन जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय एमपी श्री कार्तिकेय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं जीओसी की तरफ से कर्नल हमारे बीच में उपस्थित हैं ऐश्वर्य भटनागर जी, मैं निवेदन करूंगा एसडीएम अंबाला कैंट से कि उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें।